हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल द सिविल कैटलिस्ट पे स्वागत है, वेलकम है। और ये यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर्स के लिए बनाई गई है जो बीटेक में है और जो आईएएस मेंस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये स्ट्रक्चर एनालिसिस हम लोग करते हैं, सिविल इंजीनियर करते हैं, लेकिन उन्हें ऑब्जेक्टिव क्या है ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहेंगे, जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्ट्रक्चर एनालिसिस का। Why do we need objectives in स्ट्रक्चर एनालिसिस? स्ट्रक्चर एनालिसिस हम लोग को ऑब्जेक्टिव्स की क्यों जरूरत पड़ती है? तो ये स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है? ये सिर्फ इक्वेशन सोल्व करने का नहीं है, ना ही शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने का है। ये एक उद्देश्य द्वारा निर्धारित होती है जो इंजीनियरिंग प्रोसेस है, जिसका ऑब्जेक्टिव सुनिश्चित करना होता है कि स्ट्रक्चर सेफ है, फंक्शनल है, इकोनॉमिकल है, ड्यूरेबल है, सर्विसेबल अंडर रियल लाइफ कंडीशंस में। जो भी स्ट्रक्चर एनालिसिस कर रहे हैं उसका उद्देश्य होता है, ये उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम लोग उसको देखें, उस प्रोसेस को, जिसमें वो स्ट्रक्चर सेफ हो जाए, सुरक्षित हो जाए, फंक्शनल रहे, इकोनॉमिकल बनाए, ड्यूरेबल बनाए, बहुत समय तक, लंबे समय तक टिका रहे और सर्विस देता रहे रियल लाइफ कंडीशन में। कंप्यूटर एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस पे आते हैं। वो टेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स को पर्पस क्या है एनालिसिस के पीछे। सिर्फ प्रोसीड्योर को नहीं जानना चाहिए, बल्कि इसका पर्पस क्या है एनालिसिस का, ये जानना बहुत जरूरी है। प्रोसीड्योर तो कोई भी जान जाएगा, आराम से जान जाएगा, लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्ट्रक्चर एनालिसिस का? ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं सेफ्टी, परफॉर्मेंस, इकोनॉमी, सर्विसबिलिटी और रिसाइलेंस, लचीलापन। इस सब पे हम लोग सर्विस दे सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, क्या उसका इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कितना कम से कम में हम खर्चा में एक सेफ स्ट्रक्चर खड़ा कर सके, क्या उसका परफॉर्मेंस हो सकता है, क्या वो सेफ है। ये सब ऑब्जेक्टिव्स क्लासिफिकेशन होता है ऑब्जेक्टिव्स का। इन सब क्लासिफिकेशन में, इन सब आइटम्स में, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, इकोनॉमी, सर्विसबिलिटी एंड रिसाइलेंस। तो टू इंश्योर स्ट्रक्चरल सेफ्टी, ये मोस्ट फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। सबसे आगे ऑब्जेक्टिव क्या है एनालिसिस का? सुनिश्चित करना है कि कोई स्ट्रक्चर है वो सुरक्षित रूप से सभी जो भी एक्सपेक्टेड लोड्स उस पर आ रहे हैं वो उसको रेजिस्ट करना, उसका मुकाबला करना, पूरे अपने इंटायर लाइफ स्पेन में बिना कोलैप्स किए हुए, बिना ध्वस्त हुए, पूरे लाइफ में कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा रह सके, सभी लोड को, चाहे विंड लोड हो या अर्थक्वेक लोड हो या डेड लोड हो या लैब लोड हो, सभी को सुरक्षित रूप से वो रेजिस्ट कर सके, उसका मुकाबला कर सके। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या डिटरमाइन करता है? इंटरनल फोर्सेस को करता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को करता है, क्रिटिकल फेलियर जोन्स को निर्धारित करता है, पता लगाता है कि उसके अंदर लोड जो पड़ रहे हैं स्ट्रक्चर पे, तो उसका अंदर जो है वो फोर्सेस क्या जनरेट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, और फेलियर जोन्स क्या, क्रिटिकल फेलियर जोन्स कौन कौन पॉइंट पे कहाँ किस एरिया में है, ये सब एनालिसिस हम लोग जानते हैं। लोड कहाँ क्या क्या कंसिडर किए जाते हैं इसमें एनालिसिस में? डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, टेम्परेचर एंड सेटलमेंट इफेक्ट्स, ये सब लोड कंसिडर किए जाते हैं एनालिसिस में। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, कैंटिलीवर बालकनी स्लैब है, वो स्टेबल अपेयर होता है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव बेंडिंग की वजह से फेल भी हो सकता है फिक्स्ड एंड में, जो कि प्रॉपर्ली एनालिसिस नहीं किया हो। अगर प्रॉपर्ली एनालिसिस नहीं किया हो तो फिक्स्ड एंड में कैंटिलीवर बालकनी स्लैब में नेगेटिव बेंडिंग जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाती है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है, आभास होता है कि वो स्टेबल है। केस स्टडी के रूप में हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक के समय में बहुत सा बिल्डिंग कोलैप्स कर जाता है, न कि मटेरियल वीकनेस की वजह से, बल्कि पुअर लोड पाथ अंडरस्टैंडिंग। लोड पाथ क्या जा रहा है उसको हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, तो उसके वजह से
अर्थक्वेक के समय बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, जो कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस का उद्देश्य है उस चीज को रोकना, कोलैप्स होने से रोकना। लोड पाथ को जानना बहुत जरूरी है कि लोड पाथ किस तरह का जा रहा है, किस तरफ जा रही है। अब इसका एग्जाम इनसाइट भी है गेट आईएएस के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। सेफ्टी इज ऑलवेज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक कम्स लेटर। सेफ्टी है सबसे पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमी बाद में आता है। टू डिटरमाइन इंटरनल फोर्सेस इन स्ट्रक्चरल मेंबर्स, स्ट्रक्चरल मेंबर्स में इंटरनल फोर्सेस कैसे निकालते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैलकुलेट्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या क्या कैलकुलेट करता है, टेंशन, कंप्रेशन, एक्सियल फोर्सेस में आते हैं इसको, और शियर फोर्स को, बेंडिंग मोमेंट को, टॉर्सनल मोमेंट्स को। ये सब जो है इनपुट्स है स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना बेंडिंग मोमेंट जाने हुए हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते बीम का डेप्थ क्या होगा, रेनफोर्समेंट का एरिया क्या होगा, स्टील सेक्शन का साइज क्या होगा, नहीं जान सकते। इसलिए बेंडिंग मोमेंट के जानना बहुत जरूरी है। कोई सिंपली सपोर्टेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पर लोडेड है, तो मैक्सिमम बीम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, मिड स्पैन पे होगा। मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ होगा, उसके सपोर्ट्स पे होगा। मान लो कि बीम है, इस पर ये यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये, तो ये बीम है सिंपली सपोर्टेड है, तो इसको कहाँ पर देखना पड़ेगा, ये मैक्सिमम बीम जो है मिड स्पैन पर, मैक्सिमम बीम यहाँ पर हो रही है, और मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ हो रही है, सपोर्ट्स पे हो रही है। Incorrect estimation of bending moments in bridge girders has led to premature cracking and fatigue failure. अगर हम ब्रिज गर्डर में बेंडिंग मोमेंट का इनकरेक्ट गलत तरीके से एस्टिमेट करते हैं, तो ये पहले ही क्रैक हो जाएगा और फिर फेलियर हो जाएगा। बहुत से एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका रिलेशन एनालिसिस रिजल्ट और डिजाइन डिसीजन के बीच में होता है। ये दोनों में रिलेशनशिप किया है, एनालिसिस रिजल्ट और डिजाइन डिसीजन, ये डायरेक्टली टेस्ट किया जाता है बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में। अब आता है तीसरा सेक्शन, टू डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन अकॉर्डिंगली। सपोर्ट रिएक्शन निकालना सही तरीके से, सही निकालना। अनदर की ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर फाउंडेशन डिजाइन। सपोर्ट रिएक्शन बहुत जरूरी है किसी लिए, फाउंडेशन डिजाइन के लिए, सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन एनालिसिस, क्योंकि जो भी बिल्डिंग जा रही है सॉइल पर ही जाती है, टिकती है, फाउंडेशन में जाती है, तो सॉइल का क्या वहां पर इंटरेक्शन है, सॉइल जो है उसके बेरिंग कैपेसिटी क्या है, वो पूरा लोड बिल्डिंग का सह सकती नहीं सकती, ये उसके बीच में, सॉइल स्ट्रक्चर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये सपोर्ट रिएक्शन निकालने के बाद ही होता है, पता चलता है। अंडर एस्टिमेटिंग कॉलम रिएक्शंस में कॉज, अगर कॉलम रिएक्शन को अंडर एस्टिमेट कर देंगे, नहीं सही तरीके से निकालेंगे, तो फाउंडेशन सेटलमेंट में दिक्कत आ जाएगी, टिल्ट हो सकता है, और फाउंडेशन सेटलमेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा, स्ट्रक्चरल डिस्ट्रेस हो सकता है। बहुत से बिल्डिंग फेल के हो गए सॉइल रीजन में, क्योंकि फाउंडेशन फेलियर हो गया, सुपर स्ट्रक्चर फेलियर की वजह से नहीं। ये एक्यूरेट रिएक्शन एनालिसिस हाईलाइट करता है कि एक्यूरेट एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। अगर एक्यूरेट रिएक्शन एनालिसिस नहीं करेंगे तो फाउंडेशन डिजाइन बढ़िया से नहीं हो सकेगा। टू कंट्रोल डिफॉर्मेशन एंड रिफ्लेक्शन सर्विसबिलिटी प्रोजेक्टिव, तो डिफॉर्मेशन और रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना भी जरूरी है, क्योंकि ये सर्विसबिलिटी ऑब्जेक्टिव में आता है। स्ट्रक्चर अगर सेफ है तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन इसको अनफिट कर सकता है यूज करने में, उस बिल्डिंग को हम लोग यूज नहीं कर सकते जिसका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा हो। तो अगर स्ट्रक्चर सेफ है तब भी एक्सटर्नल एनालिसिस इंश्योर्स, एक्सटर्नल एनालिसिस सुनिश्चित करता है डिफ्लेक्शन लिमिट जो है वो परमिशन वैल्यूज के अंदर है कि नहीं। जो कोड हमारे बनाए गए हैं, डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट कोड होते हैं, हमारे इंडिया में है तो इंडिया के अंदर जो भी कोड में परमिशन वैल्यू दिए गए डिफ्लेक्शन का, उसके लिमिट के अंदर है कि नहीं है। कंफर्ट एंड एस्थेटिक आर मेंटेन, सुविधाजनक है कि नहीं और सुंदरता उसमें आ रही कि नहीं आ रही, ये भी मेंटेन किया जाता है बिल्डिंग में। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विसबिलिटी इश्यूज, क्या क्या सर्विसबिलिटी में आता है, सेवा क्षमता में, सैगिंग फ्लोर, झुलती फ्लोर, क्रैकिंग प्लास्टर में क्रैक हो सकता है, फुट ब्रिज में वाइब्रेशन हो सकता है। बहुत से आईटी बिल्डिंग जो है वो कंप्लेंट फेस करते हैं एक्सेसिव फ्लोर वाइब्रेशन, ऑल्दो दे वेयर स्ट्रक्चरली सेफ, जब भी स्ट्रक्चरली सेफ रहता है लेकिन तब भी फ्लोर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है।
एग्जाम इंसाइट में सर्विस एबिलिटी इज इम्पोर्टेंट एज स्ट्रेंथ। सर्विस एबिलिटी जो है सेवा क्षमता बिल्डिंग का, वो एक स्ट्रेंथ की तरह महत्वपूर्ण है। टू अचीव इकोनॉमी एंड ऑप्टिमल यूज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का ऑप्टिमल और इकोनॉमिकली यूज कैसे किया जाए ये भी जरूरी है। स्टैक एनालिसिस हेल्प्स, कहाँ हेल्प करता है? अवॉइड ओवर डिजाइन, मटेरियल वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ओवर डिजाइन नहीं करना चाहिए। और अवॉइड अंडर डिजाइन, अनसेफ, अंडर डिजाइन होने से अनसेफ हो जाता है। मतलब क्या है ओवर डिजाइन? मतलब बहुत ज़्यादा रेनफोर्समेंट लगा दिया, बहुत ज़्यादा डेप्थ लगा दिया कंक्रीट का, साइज स्ट्रक्चर का, या कम डिजाइन की कम रेनफोर्समेंट लगा दिया, या साइज कम कर दिया, तो ये सब ये अनसेफ हो जाती है। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर एनालाइज्ड प्रॉपर्ली, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली एनालाइज करना चाहिए, कर सकता है। क्यों? बेंडिंग मोमेंट्स रिड्यूस करने के लिए, मेटेरियल यूसेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसके अनुकूल बनाना। कोई कंटिन्यूअस बीम जो है वो कम रेनफोर्समेंट रिक्वायर करती है, जबकि मल्टीपल सिंपली सपोर्टेड बीम्स है वो ज़्यादा रेनफोर्समेंट यूज करती है। हाई राइज बिल्डिंग्स यूजिंग एडवांस एनालिसिस मेथड सेव 20-30% स्टील विदाउट कंप्रोमाइजिंग सेफ्टी। हाई राइज बिल्डिंग जितने हैं गगनचुंबी इमारतें, वो सब एडवांस एनालिसिस मेथड्स यूज करके 20-20% स्टील सेव किया जाता है, बचाया जाता है, बिना सेफ्टी को, बिना सुरक्षा को कंप्रोमाइज किए हुए। टू इंश्योर स्ट्रक्चरल सेफ्टी अगेंस्ट बकलिंग एंड कोलैप्स, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टेबिलिटी भी इंश्योर करता है बकलिंग और झूलना या कोलैप्स, ध्वस्त हो जाना, इसके अगेंस्ट में स्टेबिलिटी एनालिसिस करता है स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस इवैल्यूएट्स बकलिंग ऑफ कॉलम्स, झुकना एक तरफ, बकलिंग होना कॉलम्स का। ओवरऑल फ्रेम स्टेबिलिटी, पूरे फ्रेम का स्टेबिलिटी चेक करना, लेटरल से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करना। स्टेबिलिटी चेक आर क्रूशियल फॉर सिलेंडर कॉलम्स, पतले कॉलम्स के लिए स्टेबिलिटी चेक बहुत जरूरी है, टॉल बिल्डिंग के लिए जरूरी है, टावर से चिमनी के लिए जरूरी है। यहाँ पे आइलैंड बकलिंग एनालिसिस किया जाता है, जो कि सडन लॉन्ग कॉलम्स जो है उसका अचानक फेलियर हो जाता है, गिर जाती है, उसको उससे रोकने के लिए आइलैंड बकलिंग एनालिसिस किया जाता है। बहुत से स्टील स्ट्रक्चर फेल इसलिए हो जाते हैं बकलिंग की वजह से, झुकने की वजह से नहीं, वो बकलिंग हो जाते हैं, दाएं बाएं किनारे निकल जाते हैं। ये स्टेबिलिटी एनालिसिस का इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम लोग आइलैंड बकलिंग का एनालिसिस करते हैं ताकि बकलिंग को रोका जा सके। टू अंडरस्टैंड लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, लोड पाथ ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है। लोड पाथ, जो भी लोड लग रहा है उसका पाथ किधर जा रहा है, क्या ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म को जानना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर एनालिसिस इंश्योर क्लियर एंड कंटिन्यूअस लोड पाथ, स्ट्रक्चर एनालिसिस सुनिश्चित करता है एक क्लियर और कंटिन्यूअस लोड पाथ। लोड पाथ क्या है? हम कोई भी एनालिसिस करते हैं स्ट्रक्चर का, मान लो बिल्डिंग का कर रहे हैं तो स्लैब पहले आता है, स्लैब का एनालिसिस करना है, सो क्या लोड पड़ रहा है, फिर उसका बीम पर, स्लैब का पूरा लोड बीम पर आता है, और बीम का आता है कॉलम पे, कॉलम का आता है फाउंडेशन पे, फाउंडेशन का जाता है सॉइल पे, पूरा लोड सॉइल ही बियर करती है पूरा। कोई भी डिसकंटिन्यूटी इसमें आ गई तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगा और ये प्रोग्रेसिव कोलैप्स हो जाएगा, धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी। बिल्डिंग में बहुत सा बिल्डिंग जो है फ्लोटिंग कॉलम से बनाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है बीम या स्लैब पर रेस्ट किया जाता है, डायरेक्टली फाउंडेशन पर नहीं। ये लोड पॉइंट लोड के रूप में ट्रांसफर होते हैं और आर्किटेक्चर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। ये अर्थक्वेक के समय, भूकंप के समय में फेल हो जाते हैं क्योंकि ये लोड पाथ को तोड़ देते हैं। लोड पाथ किया हुआ जैसे स्लैब बीम पर, कॉलम पर, लेकिन अगर हम स्लैब पर ही ये कॉलम फ्लोटिंग कॉलम इस्तेमाल करें तो ये फेलियर हो जाता है अर्थक्वेक के समय में। जैसे यहाँ बताया गया है, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है कॉलम को हम लोग बीम पर या स्लैब पर लगा देते हैं तो ये सेफ नहीं होता है। अब यहाँ पर आईएएस के रिलेवेंस में ये लोड पाथ बहुत क्रिटिकल है क्योंकि डिसास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है। ये जब डिसास्टर होता है उस समय किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो किस तरह से वो रिसाइलेंट हो जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। टू डिजाइन स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सट्रीम इवेंट्स, डिसास्टर रेजिस्टेंस, डिसास्टर को रोकने के लिए क्या होता है, एक्सट्रीम इवेंट जो हो जाता है स्ट्रक्चर डिजाइन करने से में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
मॉडर्न स्ट्रक्चर एनालिसिस कंसिडर, क्या कंसिडर करता है मॉडर्न स्ट्रक्चर एनालिसिस? अर्थक्वेक रेस्पॉन्स को, विंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशन को, इंपैक्ट लोड्स को। डायनामिक एनालिसिस जो है वो प्रिडिक्ट करता है नेचुरल टाइम पीरियड को, मोड शेप्स को, बेस ईयर को। सब हम लोग अर्थक्वेक एनालिसिस करेंगे तो पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर सेस्मिक एनालिसिस को यूज करके डिजाइन करते हैं अर्थक्वेक से बचाने के लिए, जो कि कन्वेंशनली अगर डिजाइन किया गया है सही बिना अर्थक्वेक को तो वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। टू असिस्ट इन रेट्रोफिटिंग एंड रिहेबिलिटेशन एक्सप्लेनेशन, कोई भी बिल्डिंग को रेट्रोफिट किया जाता है, उसे कुछ नया जोड़ के कुछ या और मजबूती दिया जाता है या फिर पुनर्वास किया जाता है, तो उसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस को यूज किया जाता है। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को असेस करते हैं, देखते आकलन करते हैं क्या स्थिति है उसकी, वीक मेंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और डिजाइन स्ट्रेंथनिंग मेजर को हम लोग अपनाते हैं, मेजर लेते हैं ताकि उसमें कौन कौन तरीके से उसको और स्ट्रेंथ किया जा सके, मजबूती प्रदान किया जा सके उस बिल्डिंग को। जैसे ओल्ड बिल्डिंग है उसको रीएनालाइज किया जाता है, अगर लोड लिमिट्स को बढ़ाने के पहले उसको फिर से एनालिसिस किया जाता है। टू वेरीफाई कोडल कंप्लायंस एंड लिमिट स्टेट, कोड पर आधारित डिजाइन एनालिसिस होते हैं, डिजाइन होते हैं, उसको कंप्लायंस अनुकूल बनाना और लिमिट स्टेट्स के अंदर कंसिडर करना। स्ट्रक्चर एनालिसिस इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि वो भी स्ट्रक्चर एनालिसिस हो रहा है, डिजाइन हो रहा है, वो आईएस कोड्स के अंतर्गत हो रहा है, उसके अनुकूल हो रहा है। सेटिस्फेक्शन देखा जाता है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, दोनों को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एनालिसिस करके डिजाइन करने के पहले, तो ये तभी सेटिस्फेक्शन होता है इंजीनियर्स लोग को, तभी वो आगे बढ़ाते हैं डिजाइन को। दिस इज क्रिटिकल फॉर लीगल अप्रूवल, लीगल अप्रूवल भी लिया जाता है इसमें और स्ट्रक्चर ऑडिट भी किया जाता है। अब यहाँ पर रिवीजन के लिए बहुत परफेक्ट है टेबल। ऑब्जेक्टिव पर्पस, ऑब्जेक्टिव का सेफ्टी, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस कोलैप्स को रोकता है। फोर्स डिटर्मिनेशन, इनपुट फॉर डिजाइन, डिजाइन के लिए इनपुट है ये। रिएक्शन कैलकुलेशन, फाउंडेशन सेफ्टी के लिए जरूरी है। डिफ्लेक्शन कंट्रोल, सर्विस एबिलिटी के लिए जरूरी है। इकोनॉमी, मटेरियल ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी है। स्टेबिलिटी, बकलिंग प्रिवेंशन, बकलिंग को रोकता है। लोड पाथ क्लियरिटी, अवॉइड प्रोग्रेसिव कोलैप्स, कोलैप्स जल्दी होती है उसको रोकता है। लोड पाथ क्लियरिटी, डिचार्ज रेजिस्टेंस, सिस्मिक एंड विंड सेफ्टी, दोनों से रोकता है ये। रेट्रोफिटिंग, लाइफ एक्सटेंशन, लाइफ बढ़ाया जाता है बिल्डिंग का, स्ट्रक्चर का। कोडल कंप्लायंस, लीगल और ये एथिकल है। अब एक लाइन में समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशन। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस आर टू इंश्योर सेफ्टी, सर्विसबिलिटी, स्टेबिलिटी, इकोनॉमी एंड रिसाइलेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स by accurately determining forces, reactions and deformations under all possible loading conditions। स्ट्रक्चर एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सुनिश्चित करना ये स्ट्रक्चर सेफ है, सेवा दे रही है, सर्विस देने की एबिलिटी है, स्टेबिलिटी है उसमें आ रही है, इकोनॉमिकल है और स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल है, रिसाइलेंस है। कैसे फोर्स को डिटरमाइन करना, रिएक्शंस और डिफॉर्मेशन को डिटरमाइन करना, निकालना। ऑल पॉसिबल लोडिंग कंडीशन, जितना भी संभव लोडिंग कंडीशन है उसके अंदर हम लोग फोर्सेस निकालना, रिएक्शंस निकालना, डिफॉर्मेशन निकालना, ताकि ये हमारा स्ट्रक्चर सेफ हो सके, सर्विस दे सके, स्टेबल हो सके, इकोनॉमिकल हो और स्ट्रक्चर रिसाइलेंस हो। तो आप लोगों ने देखा ऑब्जेक्टिव्स क्या है। स्ट्रक्चर एनालिसिस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये जानना बहुत जरूरी सबको कि स्ट्रक्चर एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसके बगैर जाने बगैर एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर आगे काम नहीं कर सकता, ना डिजाइन कर सकता है और न सिविलाइजेशन बचा सकता है, क्योंकि सिविल इज द बेस ऑफ सिविलाइजेशन। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल द सिविल कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा तक शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक, बाय बाय।